Hello everyone, this is class 2 of Polity 6th class NCERT in which we'll be discussing chapter 2 and chapter 3. Sorry, chapter 3 and chapter 4. Chapter 1st and 2nd we have discussed in class 1. तो आप जुड़ सकते हैं फ्रीडम यूपीएससी ग्रुप से टेलीग्राम पे, ठीक है, जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग दिस क्लास उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और जो भी क्लास की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी इन टाइमली मैनर और उसमें आप डाउट्स भी अपने पूछ सकते हो। आई विल रिजॉल्व दोस डाउट्स टू। तो हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 का क्या चैप्टर का नाम है? गवर्नमेंट। देखो ये क्लास 6th की एनसीईआरटी है तो इसमें ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है गवर्नमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया है गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट होती क्या है, क्या वो रोल प्ले करती है, क्यों हमें गवर्नमेंट चाहिए और क्या गवर्नमेंट, कितने तरह की गवर्नमेंट होती है, कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, और डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इन सब क्वेश्चंस पे हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जैसे आपने न्यूज़पेपर हेडलाइंस में पढ़ा होगा गवर्नमेंट शॉर्ट कि गवर्नमेंट डू दिस, गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर दिए, या गवर्नमेंट ने जो है इतने विलेजेस को एक कंपेंसेशन दे दिया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया, कुछ भी है, ठीक है। तो मोस्टली आप देखोगे गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कहते किसको है? गवर्नमेंट उसको कहते हैं कि जो भी डिसाइड करे कि कंट्री में क्या होना है क्या नहीं होना है, या फिर जिस भी रीजन में कोई भी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे कि उसमें चीजें चलेंगी कैसे, ठीक है, वो होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट चाहिए क्यों? देखो इसमें जो चैप्टर में लिखा है वो तो डिफरेंट चीज है। मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट चाहिए क्यों। बेसिकली कि जैसे किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया है, उसमें कई तरह के ग्रुप्स होते हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर है, फिर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, फिर हमारे सिटीजन्स हैं। सिटीजन में भी कई तरह के आ जाते हैं, जैसे रिच क्लास, पुअर, मिडिल क्लास, ठीक है। फिर एनजीओज हैं बहुत सारे फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे यूएस के साथ कैसे रिलेशन है कैसे नहीं है, ठीक है, या फिर आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे ना हमारे सबके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं। एनजीओ जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, वो कुछ कह रही है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, ठीक है, फिर प्रेशर ग्रुप्स हो गए। तो हर आदमी का अलग ओपिनियन होता है। जब हर आदमी का अलग ओपिनियन है तो करें क्या, करे तो करे क्या, करे कैसे, ये कौन डिसाइड करेगा? तो कोई एक चीज होना चाहिए कि सुने सबकी, फिर जो भी सारे लोगों के भले में है वो करे। तो वो कौन सी चीज, कौन सी एजेंसी है जो सारे डिसीजन लेके सबका सुनती है, फिर जो अपने फाइनल डिसीजन लेके उनको इम्प्लीमेंट करती है, वो होती है गवर्नमेंट। बेसिकली सिंपल चीज है कि गवर्नमेंट इज अ बॉडी दैट मेक्स डिसीजन गेट थिंग्स डन, दैट मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। कि जो भी डिसीजन ले लिया उसको इम्प्लीमेंट करना भी गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि रोड बिल्ड करनी है, ठीक है, प्याज के दाम क्या हो रहे हैं उसको हैंडल करना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे हो रही है उसको मैनेज करना है, सोशल इश्यूज हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राइट्स फैल रहे हैं, उनको कैसे रोकना है, ठीक है। फिर बहुत सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको कैसे चलाना है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, रेलवे सर्विसेज है, तो ये सब गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के और भी सारे रूल्स हैं कि बाउंड्रीज को कैसे प्रोटेक्ट करना है, जैसे मिलिट्री हमारी हो गई, वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। फिर पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, जितना भी हमारा एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसके एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर हैं, तो वो किस तरीके से आप दूसरी कंट्रियों से अपन डील कर रहे हैं, तो वो सब गवर्नमेंट का काम है। फिर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हिट कर जाता है, जैसे सुनामी हो गई, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, उसमें कैसे रिलीफ प्रोवाइड करनी है, कितनी रिलीफ प्रोवाइड करनी है, ये सब गवर्नमेंट का काम है। फिर अगर कोई कानूनी तरीके से चीज ना चले तो कोर्ट्स भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं कि अगर कोई किसी ने किसी को हार्म कर दिया, ठीक है, तो आदमी कोर्ट्स में जाके अपना रिड्रेसल ले सकता है। तो कोर्ट्स भी गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट की क्या चीजें हो गई, ठीक है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हो गए। एक तो लेजिस्लेचर हो गया, जो लॉ बना रहा है। लॉ कैसे बन रहा है? पूरी सारे रिसर्च करके सारे लोगों की बातें सुन के एक लॉ बनता है। एक बार लॉ बन गया उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? वो भी गवर्नमेंट का, इलेक्टेड गवर्नमेंट का है, ठीक है। अगर इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो रहा है और लोगों को फिर भी इसमें इशू है कि गवर्नमेंट ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, हमारी बात नहीं सुन रही, तो कोर्ट्स है, जुडिशरी। तो 3 ऑर्गन मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में क्लियरली नहीं दे रखा है लेकिन ये आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे।
ठीक है। यहाँ पे बेसिक बेसिक दे रखा है कि गवर्नमेंट हमें जरूरी क्यों है। अब जैसे यहाँ बोला है कि अगर हमें ये चीजें डिसीजन लेना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत पड़ती है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। बस ये है कि सम रूल्स हैव टू बी मेड। तो रूल्स जो बन रहे हैं वो किसके फॉर्म में बन रहे हैं? लॉ के फॉर्म में बन रहे हैं। ये लॉ बना रही है हमारी लेजिस्लेचर, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको बोलेंगे पार्लियामेंट। ठीक है। पार्लियामेंट में एक बार कानून पास हो गया, उसके बाद ये गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है। गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? हमारी मिनिस्टर्स आ जाएंगे, सारी मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी। ठीक है। जिनको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। लेजिस्लेचर को हेड कौन करेगा? ठीक है। कि जैसे लोकसभा है उसको स्पीकर हेड करता है, स्पीकर। तो जो स्पीकर चाहेगा वो चलता है लेजिस्लेचर में। ठीक है। जो गवर्नमेंट में वो चाहेगा कौन कौन चलेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चलता है। जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड है। ठीक है। तो ये तीन हमारे लोग हेड हैं अलग अलग बॉडीज के। तीनों ही इंपॉर्टेंट है कि पहले कानून बनेगा, फिर कानून इंप्लीमेंट होगा, फिर कानून में अगर इंप्लीमेंट ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर उसकी शिकायत लगाई जाएगी। शिकायत कहाँ लगाई जाएगी? कोर्ट में लगाई जाएगी। फिर बात आती है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या हमारी एक ही पूरे भारत की सिर्फ एक गवर्नमेंट है, या फिर अलग अलग रीजन की अलग अलग गवर्नमेंट है? और जो बिल्कुल छोटे लेवल पे जैसे गांव में कैसे मतलब हमारी गवर्नमेंट चलती है, तो क्या गांव के किसी बंदे को परेशानी होगी तो क्या सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा? तो उसके पास क्या रिड्रेसल है लोकल लेवल पे? किसके पास जाएगा वो? तो ये सब हम देखेंगे इसमें कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, कि लोकल लेवल की होती है, स्टेट की होती है और नेशनल लेवल की होती है। इसको कैसे मानोगे कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट है? नेशनल लेवल की गवर्नमेंट ये होगी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बोलते हैं, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। तो अभी प्राइम इसके जो होते हैं हेड वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, रियल हेड। फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जो होती है, जो स्टेट लेवल पे होती है, जैसे उत्तर प्रदेश है ये एक स्टेट है। ठीक है। फिर उत्तराखंड है ये एक स्टेट है। तो ऐसी स्टेट लेवल की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, इनकी पावर्स डिवाइडेड होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन स्टेट लेवल की अपनी गवर्नमेंट होगी। जैसे चीफ मिनिस्टर क्या हो गए यूपी के? स्टेट गवर्नमेंट के योगी आदित्यनाथ। ठीक है। ऐसे ही अपनी अपनी स्टेट में आप देखना। फिर लोकल लेवल की कौन सी गवर्नमेंट हो गई हमारी? ठीक है। जैसे पंचायती राज, पीआरआई, रूरल के लिए, और म्युनिसिपैलिटी अर्बन के लिए, अर्बन एरियाज के लिए म्युनिसिपैलिटी, और पीआरआई हमारी पंचायती राज रूरल के लिए। ठीक है। इनको एक्सप्लेन करेंगे आने वाले पीरियड में। ठीक है। जैसे ये डिवीजन हो गया हमारा। जैसे नेशनल लेवल पे तो पूरे इंडिया की कौन सी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली में है। ठीक है। फिर मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी? जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है जिसके जिससे एमएलए इलेक्ट होते हैं ना, जो एमएलए बैठते हैं उसकी लेजिस्लेचर में स्टेट की। फिर स्टेट की लेजिस्लेचर में बैठते हैं, फिर वो लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है वो गवर्नमेंट। ठीक है। जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके। और स्टेट में क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स। ठीक है। जो कि उन लॉज को इम्प्लीमेंट मतलब कोई भी रिड्रेसल कराते हैं अगर कोई लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो। ठीक है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक गवर्नमेंट होती है, उसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ अर्बन एरिया होंगे, कुछ रूरल एरिया होंगे, तो रूरल एरिया में क्या हो जाएगी? पीआरआई। और अर्बन एरिया में क्या हो जाएंगी? म्युनिसिपैलिटी। बस ये देखना है हमें। बस इतना समझने की जरूरत है इस चैप्टर से। अब ये बोला जा रहा है कि लॉज की क्यों जरूरत है? लॉज इसलिए जरूरत है क्योंकि हर आदमी का अलग ओपिनियन है। तो अगर मैं कुछ सोच रखता हूँ तो दूसरा आदमी बोलेगा मेरी ये सोच है, तो हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक ऊपर की बॉडी हमारी होनी चाहिए जिसको सारे लोगों ने मिलकर इलेक्ट किया है, और वो फाइनली डिसाइड करे कि हमें करना क्या है, ताकि ऐसा डिसीजन जो सबके हित में हो बेसिकली। तो इसलिए लॉ बनाए जाते हैं, और एक बार कानून बन गया उसको सबको रेस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर कानून बन गया और उसको किसी ने रेस्पेक्ट नहीं किया तो पूरा का हमारा सिस्टम जो है ना ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। सो इट हैज, और एक बार कानून बन गया तो इट हैज पावर टू एनफोर्स डिसीजन। एक बार डिसाइड हो गया कि ये करना है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है डिसीजन का। जैसे कि लाइसेंस है। ठीक है। लाइसेंस हमने एक कानून बनाया कि हर आदमी को जो है, अगर किसी को व्हीकल चलाना है, मोटर व्हीकल, तो उसको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये कानून बन गया। अब बिना लाइसेंस के कोई भी चलाएगा तो उस पर चालान कटेगा। तो चालान कट रहे, क्या पनिशमेंट दे रही है गवर्नमेंट उसको।
और अगर गवर्नमेंट ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने, वो गवर्नमेंट का पार्ट है, उसने गलत चालान काट दिया, तो फिर आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो रिड्रेसल भी आपका गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट होती है? देखो, होती तो बहुत सारे टाइप्स की हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो टाइप की गवर्नमेंट में दे रखी है, एक तो डेमोक्रेसी होगी, एक मोनार्की होगी। अब डेमोक्रेसी मोनार्की में यहाँ पे क्या डिफरेंस बोला गया है? डेमोक्रेसी में ये बोला गया है कि जो लोग खुद चुनते हैं उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, कि जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो कौन है? वो लोग चुन रहे हैं। जैसे अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, तो इनको किसने चुना है? पीपल ने चुना है। ठीक है, इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे, तो वो चुनते हैं। मोनार्की में क्या होता है कि किंग डिसाइड करता है, और वो हेरिडिटरी होगा या कैसे होगा, वो एक बार किंग बन गया तो वही डिसाइड करेगा, तो लोगों के हाथ में पावर नहीं रहती है। ठीक है, मोनार्की में। तो ये दो टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पे दी गई है। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इतना डिटेल में नहीं है, बस यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है नॉर्मल कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये यूपीएससी की क्लास है, तो इसलिए हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मेन चीज क्या है कि इन पे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस क्लास के एंड तक, देखना। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स हैं यहाँ पे बोला गया है? मेन फीचर इज डेमोक्रेसी दैट पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, और सेंस दैट ऑफ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी की अगर डेफिनेशन आप लिखते हो, क्या लिखते हो? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। तो ये तीन चीज मिला के हमारी डेमोक्रेसी बन जाती है। अब डेमोक्रेसी ये होती है कि डायरेक्टली सारे लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि कोई भी डिसीजन होना है, एक डिसीजन होना है, तो क्या हर डिसीजन के लिए आप सारे पूरे देश में इलेक्शन कराओगे? तो नहीं, आप एक ही बार इलेक्शन कराते हो 5 साल में, उसमें आप रिप्रेजेंटेटिव अपने चूज करते हो। फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है आपके ना, वो डिसीजन लेते हैं आपके बिहाफ पे, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। कि हर डिसीजन के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे मतलब 5 साल में एक बार वोट लिया जाएगा, और जिसको भी आप वोट दोगे वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेगा। ठीक है, अब होता क्या है कि एक किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी डेमोक्रेसी में कौन वोट करेगा? अगर पीपल की बात जाए तो कौन पीपल? तो जैसे यूनिवर्सल एडल्ट सफराज होता है हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज मतलब हर आदमी को वोट है। कोई भी एडल्ट आदमी 18 साल से ऊपर का, उसको वोटिंग की पावर है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, किसी भी जेंडर से है, डजेंट मैटर। तो ये डेमोक्रेसी का रियल मतलब है। ठीक है, अब पहले डेमोक्रेसी होती थी, बहुत पहले से भी होती थी, जैसे यूएस में आपने देखा होगा, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी होती थी, लेकिन वो प्यूरी प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पे कई लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं था। जैसे कि वुमन को नहीं था, पुअर को नहीं था, अनएजुकेटेड को नहीं था, इलिटरेट को नहीं था, तो ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। और इंडिया में भी आजादी के पहले यही सीन था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारी आजादी हुई और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हर आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया गया। ठीक है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वुमन को पहले वोट नहीं दिया गया था, तो इसमें ये स्टोरी लिखी है इसमें कि वुमन ने किस तरीके से लड़ाई करी अपने वोटिंग का अधिकार लेने के लिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हमारी हुई थी, तो उसमें बहुत सारे जो मेल थे, तो वो तो वॉर में चले गए, तो काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। तो फिर वुमन को रिक्रूट करना शुरू किया उन इंडस्ट्रीज में, ताकि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ना पड़े। तो जब वुमन उन इंडस्ट्रीज में गई, तो ये देखा गया कि मैन के मुकाबले वुमन भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो भी प्रोडक्टिविटी पूरा लेके आ रही है, और वो भी काम करने के लिए सक्षम है। पहले सोचा जाता था कि वुमन काम करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन देखा गया कि वो भी है। तो फिर वुमन ने जब ये देखा कि हम भी काम करने के सक्षम है, और हम भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, और हम भी पैसा कमा सकते हैं, तो उन्होंने फिर डिमांड छेड़ी कि हमें वोट का अधिकार भी दिया जाए। तो इसी सिलसिले में उन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। कब कब मिला? जैसे अमेरिका में 1920 में वोटिंग का अधिकार मिला, यूके में 1928 में वोटिंग का अधिकार मिला। ठीक है, उसके बाद इंडिया में भी 1935 का जो एक्ट है, उसमें भी वोटिंग का अधिकार वुमन को दिया गया था। ठीक है, बाद में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब डेवलप हुआ और उसे बना, तो उसमें वुमन को, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, सबको अधिकार दिया गया। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनेगी, तो सबको वोटिंग का अधिकार देने की क्या टर्म है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, बस यही बोला गया है। और इस सिलसिले में गांधी जी ने भी एक कोट किया था कि उस टाइम पे जब इंडिया में अधिकार नहीं मिलता था गरीबों को और अनएजुकेटेड को,
तो उन्होंने बोला आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया, कि मैं उस आइडिया को बियर नहीं कर सकता कि एक मैन हु जिसके पास धन है, ठीक है, उसको ही वोट का अधिकार दिया जा रहा है, और जिसके पास कैरेक्टर है, वो गरीब है, वो पसीने अपने बहा रहा है और दिनों रात काम कर रहा है, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा रहा। तो उस आइडिया को गांधी जी जो है सहन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये कोर्ट में ये लिखा है, पढ़ लेना। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही है। अब इस चैप्टर से हम क्या समझ सकते हैं कि वर्ड गवर्नमेंट क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है तो आपसे तो डिटेल में पूछा जाएगा, बट नॉर्मली भी ये क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में पूछा जा सकता है इन वन लैंग्वेज और अदर। तो आपके पास रेडीमेड पॉइंट्स होने चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों जरूरी है और क्या है ये। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या फायदे हैं, तो ये आपको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसे लिखने को आए तो ऐसे में भी आप इन पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इधर। ठीक है, कुछ टेक्स्ट डेवलप किया है कि व्हाट इज गवर्नमेंट, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे 2-3 लाइन में, क्योंकि यूपीएससी में 2-3 लाइन से ज्यादा आप लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट रेफर टू गवर्निंग बॉडी ऑफ ए कंट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, मेंटेनिंग ऑर्डर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोमोटिंग द जनरल वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। सिंपल 2 लाइन की परिभाषा है, आप गवर्नमेंट को यहाँ डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब इंडिया के फॉर्म में कि किस तरह की गवर्नमेंट है, तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है स्पेसिफिकली, ये हम पढ़ेंगे 7th-8th क्लास में। ठीक है, अभी तक बस इतना जान लो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, हमारा एक पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं उसके, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलते हैं। इन जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी कानून हमारे पारित होते हैं, वो प्रेसिडेंट साइन करता है, उसके बाद वो कानून बन जाते हैं। एक बार वो कानून बन गए, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का काम आता है उनको इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, अपने मिनिस्टर्स के थ्रू। और मिनिस्टर के अंडर कौन आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो आप बनने जा रहे हो, आईएएस। ठीक है, आईएएस आईआरएस जो भी है। फिर हमारा फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी फीचर है। इसमें क्या है कि एक तो हमारी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमने पढ़ी थी, फिर उसके बाद अंदर लोकल लेवल भी पढ़ी थी। ठीक है, तो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो इसमें क्या है कि स्टेट के पास ज्यादा पावर होगी या नेशनल लेवल के पास ज्यादा पावर होगी, तो इसमें पावर का डिवीजन हुआ है। अब जब डिवीजन हुआ है तो नेशनल लेवल को ज्यादा पावर्स दी गई है, इसलिए बोलते हैं कि फेडरल है। फेडरल का मतलब है कि स्टेट को भी पावर्स मिली हुई है, लेकिन यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर का मतलब क्या है कि नेशनल लेवल पे ज्यादा पावर्स दी गई हैं, बस ये है। ठीक है, अब जो नेशनल लेवल पे कितनी पावर्स दी गई हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है अभी हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक्स कवर करना है। और जब हमारी जैसे पूरी एनसीईआरटी खत्म करने के बाद जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल में जाएंगे कि नेशनल लेवल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या है, एवरीथिंग। अभी के लिए बस इतना जान लो। अब गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन आगे, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो आप कैसे लिखोगे कि मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी सबसे पहला लिखोगे। फिर उसमें एग्जांपल किसी भी एक कानून का दे सकते हो, जैसे आरटीआई एक्ट हो गया। दूसरा, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आप दोगे कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक जो है वेलफेयर, तो दोनों इसमें इंक्लूडेड है। कि पुलिस फोर्सेस गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जुडिशरी गवर्नमेंट के आती है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गवर्नमेंट के अंदर आता है, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज कि पब्लिक को परेशानी ना हो ट्रैवल में या फिर कम्युनिकेशन में, तो उसके लिए जैसे इंडियन रेलवेज का एग्जांपल दे सकते हो, पोस्टल सर्विसेज। प्रमोट सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए आप दे सकते हो मनरेगा का एग्जांपल, या भी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, स्वच्छ भारत मिशन है, कुछ भी है, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। फिर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें जैसे कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट है रोड बनाने के लिए, तो कितने भी सागरमाला प्रोजेक्ट है पोर्ट्स बनाने के लिए, तो कोई भी एक का एग्जांपल देके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत सारे जो हमने उसमें पढ़े थे एनसीईआरटी के चैप्टर में, वो भी कर सकते हो कि प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स, प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स मिलिट्री। ठीक है, फिर दूसरा है जो हमने उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मेंटेनिंग रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, गुड रिलेशन विद फॉरेन नेशन। ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का रूल है। तो व्हाई इज डेमोक्रेसी ए बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल, तो डेमोक्रेसी ही क्यों एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट हो जाती है हमारी। ठीक है, तो मोनार्की में क्या दिक्कत है, कम्युनिस्ट टाइप की गवर्नमेंट में वन पार्टी में क्या सिस्टम है, क्या क्या मतलब रॉन्ग है उसमें। तो देखो डेमोक्रेसी हमारी इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे लोगों का राज है।
लोग चाहें तो गवर्नमेंट बदल सकते हैं अपने वोट से, ठीक है। अब इससे क्या फायदे हैं, इससे हमारी इक्वलिटी बनती है कि हर आदमी इक्वल है, हर आदमी का रिप्रेजेंटेशन है ना, हर आदमी की अकाउंटेबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल रहती है टू द पब्लिक। किसी गवर्नमेंट ने गलत डिसीजन लिए, जैसे आपने देखा होगा राजीव गांधी गवर्नमेंट है, स्कैम्स हुए थे, वो फोर्स स्कैम है, या फिर उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज है वो थोड़ी अजीब सी थी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, पब्लिक ने उनको हरा दिया, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन है कि हर आदमी का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, तो इसलिए डेमोक्रेसी हमारी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसको एग्जांपल्स के तौर पे ले लेंगे कि पॉपुलर सोवरेंटी एंड रिप्रेजेंटेशन के, लोगों का राज चलेगा, कैसे चलेगा कि सिटीजन इससे एम्पावर होंगे, कि डेमोक्रेसी ग्रांट्स पीपल द पावर टू चूज देयर लीडर्स, सिंपल भाषा में लिख देना है। फिर अकाउंटेबल लीडर्स, लीडर्स अकाउंटेबल हो रहे हैं, जैसे आरटीआई एक्ट है हमारा, उसका एग्जांपल दे सकते हैं कि लीडर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो उनको एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम कोर्ट्स में जा सकते हो उनके अगेंस्ट भी, ठीक है। आपने देखा होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हमारे दिल्ली के, वो भी अरेस्ट हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अकाउंटेबिलिटी है, कि अगर तुमने कुछ गलत किया तो आप अरेस्ट हो सकते हो, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन ये दर्शाता है कि अकाउंटेबिलिटी है ना। अगर गलत करोगे तो जेल जाओगे, ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। अगर मान लो इंडिया में मोनार्की होती तो क्या ये पॉसिबल होता, हो ही नहीं सकता था, ठीक है। फिर इंक्लूसिवनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मान लो 10 लोग हैं, हर आदमी का ओपिनियन अलग है, तो अगर मान लो अगर मोनार्की है तो उसमें तो एक ओपिनियन जा रहा है, अब वही सब सारे लोगों पे थोपेंगे अपने डिसीजन, तो कैसे काम चलेगा। तो डाइवर्सिटी की रेस्पेक्ट होती है इसमें, ठीक है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस बोला गया है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। फिर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर है, कि अगर डेमोक्रेसी है और रूल के थ्रू डेमोक्रेसी चल रही है, तो एक जो लीडर है उससे दूसरे लीडर पे शिफ्ट होने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। मान लो कि पहले प्रीवियस गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा कोई वायलेंस इस तरह का कुछ देखने को मिला था। लेकिन आप पहले जमाने में देखोगे कि एक राजा जब दूसरा राजा आता था तो दुनिया भर की लड़ाइयां वॉर्स होती थी। तो ये डेमोक्रेसी ही वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, पावर ट्रांजिशन करने के लिए। चाइना का आप एग्जांपल ले लो, चाइना में रियल डेमोक्रेसी नहीं है, तो चाइना में क्या आप जी जिनपिंग को बिना लड़े हरा सकते हो, ठीक है, नहीं हरा सकते। मतलब कोई और चाइना में एक पावर खड़ी हो जाए तो हरा सकते नहीं। रशिया में देख लो, पुतिन को कोई हरा सकता है क्या, नहीं। लेकिन कल अगर लोगों ने चाहा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिप्लेस करके किसी और गवर्नमेंट को ला सकते हैं वो फ्रीली। तो ये आप जो है पॉइंटर्स लिख सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 2, जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करी गई है। हमने देखा था नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। तो लोकल लेवल के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है 6th क्लास की एनसीईआरटी में। तो लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे बोला गया है कि कैसे इलेक्शन होता है लोकल रिप्रेजेंटेटिव का, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, डिसीजन कैसे मेड होते हैं, ठीक है। ग्राम सभा क्या चीज है, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब ये देखो, ग्राम सभा इस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम सभा पे क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में डायरेक्टली मेंस में, और प्रीलिम्स में भी आ जाता है कि ग्राम सभा का क्या रोल रहता है, ठीक है। अब ये 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ये आप देखने वाली बात है। अब ये देखो कि ग्राम सभा होती क्या है। ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ एडल्ट हु लिव इन एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। 18 साल से ऊपर के लोग जो भी उस एरिया में वोटिंग पावर रखते हैं, वो सारे ग्राम सभा में होते हैं। मान लो एक विलेज है, ठीक है, उसमें लेट से 1000 लोग रहते हैं, और 1000 में से 600 जो हैं वो एडल्ट्स हैं, तो ये 600 के 600 मेंबर उस ग्राम सभा में जा सकते हैं, मतलब सारे के सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्टोरी दी गई है हरदास विलेज की इस चैप्टर में। उसमें ये बोला गया है कि उसमें ग्राम पंचायत हुई थी हरदास विलेज में, और उस हरदास विलेज में वाटर शॉर्टेज थी। फिर उस ग्राम पंचायत ने इस वाटर शॉर्टेज का कैसे इलाज किया, किस तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई, ये सब बताया गया है। अब ये हरदास विलेज की जो केस स्टडी यहाँ पे दी गई है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसे में यूज कर सकते हैं, इसको आप जो है एज एन एग्जाम्पल किसी भी पंचायती राज क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट, कोई भी क्वेश्चन आया डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें आप कोट कर सकते हैं इसको। पीआरआई के ऊपर तो कोई भी क्वेश्चन आया उसमें कोट कर ही सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। और आप इस एग्जाम्पल को कोट करेंगे तो नॉर्मली कोई भी और कोई रैंडम एग्जाम्पल कर रहा है उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं,
क्योंकि उस टीचर को पता रहेगा कि ये बंदा एनसीईआरटी भी पढ़ी है इसने। तो इसमें क्या रहता है ग्राम सभा की मीटिंग में? ग्राम सभा की मीटिंग में आपने देखा होगा ग्राम में एक होता है सरपंच। सरपंच के नीचे होते हैं पंच, कई सारे पंच। अब ये जो पंच हैं और सरपंच हैं, ये कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने सुने होंगे इलेक्शन, लोकल बॉडीज के पीआरई के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जिला परिषद के होते हैं, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, तो ये यहाँ से इलेक्ट होते हैं। अब ये सरपंच है ना, पूरी ग्राम पंचायत का एक हेड है, मतलब प्रेसिडेंट है, ये लोग इलेक्ट करते हैं। अब ये पंच कौन है फिर? कोई भी ग्राम पंचायत है वो डिवाइड होती है बिटवीन डिफरेंट वार्ड्स, कि जैसे विलेज है, इतना बड़ा विलेज है, मतलब ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे कई सारे विलेज रहेंगे छोटे छोटे, और एक दो विलेज को वार्ड्स में कर दिया जाता है, तो ये वार्ड्स कहलाएंगे। ठीक है, और हर वार्ड का एक पंच होगा, हर वार्ड का क्या होगा? एक पंच। और जो लोग हैं वो, जो भी इस पूरे इलाके में रह रहे हैं, वो सारे इलेक्ट करेंगे एक सरपंच को। ठीक है, एक सरपंच को इलेक्ट करेंगे सारे मिलके। तो सरपंच इन सारे पंचों के ऊपर बैठता है बेसिकली, कि एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, और हर वार्ड का जो लीडर होता है वो होता है पंच, और सारे लोग मिलके एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ये यही सेम चीज लिखी है। अब उस विलेज में क्या दिक्कत थी, हरदास विलेज में, कि पानी नहीं था, कि पानी नहीं था, 3 किलोमीटर वुमन को जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने कई सारे सजेशंस दिए कि भाई जो हैंड पंप है उनको गहरा करवा दो। ये छोटे छोटे काम, पंचायत छोटे छोटे काम ही करती है लोकल लेवल के। ठीक है, फिर उनको हैंड पंप को गहरा करवा दो। लेकिन फिर एक उठ के बोला कि भाई हैंड पंप को गहरा करवा दोगे लेकिन कुछ दिन में वो भी वाटर टेबल डाउन हो जाएगी उसकी, तो फिर कैसे, परमानेंट इलाज क्या है? तो फिर एक ने बोला कि महाराष्ट्र के एक विलेज में उसका कोई रिलेटिव रहता था, वहां पे वाटर शेड मैनेजमेंट हमारा हुआ था। वाटर शेड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? कि वहां पे पानी को बहुत तरीके से मैनेज किया गया था, कि जैसे कोई भी नदी है, वहां से एक छोटी सी कैनाल बनाई, ठीक है, फिर वहां पे चेक डैम्स बनाए। चेक डैम से ये होता है कि जो पानी है ना, थोड़ा ठहर ठहर के आगे जाता है, जैसे चेक डैम से ठहर ठहर के आगे जाता है, एकदम से आगे नहीं जाता है। तो जो यहाँ का इलाका, ये वाला पूरा इलाका है ना, यहाँ पे पानी हो जाता है, फिर ऐसे ही आगे चेक डैम्स बनाए। तो इस तरीके से, और एक विलेज पॉन्ड बनाया, ठीक है, और उसमें मैनेज किया पानी को, कि कौन कितना पानी ले सकता है, तरीके से उसको प्रॉपरली मैनेज किया पानी को। तो इसका मतलब है वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि नदी है, नदी से कैनाल है, अब इस कैनाल से कैसे पानी बहुत अच्छे से यूज करोगे, इसको कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इसमें ये, अगर बारिश आ रही है, उस बारिश के पानी को स्टोर करके, रेन वाटर हार्वेस्ट करके, फिर उसको जो है यूटिलाइज करोगे, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी वाटरशेड मैनेजमेंट का ही पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये इशू आ गया कि वाटर मैनेजमेंट। दूसरा ये इशू आया कि भाई जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं, वो भी ग्राम सभा ही सेलेक्ट करती है कि कौन पॉवर्टी लाइन के नीचे का है, कौन पॉवर्टी लाइन के ऊपर का है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नटवर तो यार, उसने तो, एक आदमी था नटवर, और उसने तो मोटरसाइकिल ले ली, कलर टीवी ले ली, तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे है? फिर एक बिरजू है, उसके पास तो बहुत सारी जमीन है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे कैसे है? तो यहाँ पे ये आया कि जो ग्राम पंचायत है ना, वो ये भी डिसाइड करती है कि कौन आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे है और कौन आदमी ऊपर है। अगर कोई आदमी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गया है, मतलब वो गरीब नहीं रहा है, तो ग्राम सभा का ये दायित्व है कि वो रिकमेंड करे ग्राम पंचायत को कि जो भी लोग हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उनका नाम हटा के, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका नाम डाले। ठीक है, जैसे कि ओम प्रकाश है यहाँ पर, ओम प्रकाश को बोला गया था कि ओम प्रकाश गरीब है, ओम प्रकाश का नाम वापस से डालो और बिरजू और नटवर का नाम हटाओ। तो ये भी ग्राम सभा का रूल है। तो ये स्टोरी के फॉर्म में इन्होंने बताया है, सिंपल सी चीज, आप इसको एक बार रीड कर लेंगे बस। ठीक है, अब ग्राम पंचायत जो है वो कब कब बैठती है? वो देखो, यूजुअली महीने में एक बार बैठती है, लेकिन वो कभी भी बैठ सकती है, 15 दिन में भी बैठ सकती है, वो 2 महीने में भी बैठ सकती है, कभी भी बैठ सकती है। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, ये देखने वाली बात है। देखो, ग्राम पंचायत एक बॉडी है जो कि इंस्टीट्यूशन है, ग्राम सभा एक जस्ट सभा है। जैसे पार्लियामेंट जो है हमारा, पार्लियामेंट एक सभा के तरीके से हो गया, ठीक है, जिसमें सारे लोग हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में सारे विलेज के एल्डर्स नहीं बैठ सकते, मतलब 18 साल से ऊपर के 600 के 600 आदमी नहीं बैठ सकते। इसमें कौन होता है फिर ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत का सिस्टम ये है कि एक सरपंच हो गया, और जितने भी वार्ड्स हैं उतने पंच हो गए, जैसे 6 वार्ड है तो 6 पंच हो गए, तो ये 7 लोग हो गए। एक रहता है ग्राम सभा सेक्रेटरी, वो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी,
तो आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, तो उसमें एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, ठीक है। अब ये जो डिसीजन लेते हैं बैठ के मिलके, तो पंचायत सेक्रेटरी उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है बेसिकली, बस ये है। और ये जो पंचायत सेक्रेटरी है, ये पंचायत सेक्रेटरी कौन मतलब अपॉइंट करता है? ये गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉइंट करती है, कि जैसे जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जैसे यूपी में हो तो यूपीएसएससी का एग्जाम हो गया, वहां पे पंचायत सेक्रेटरी मतलब आप एग्जाम दो और उसमें हो सकते हो, तो आप पंचायत सेक्रेटरी लग जाते हो, ठीक है। तो उस एग्जाम के थ्रू पंचायत सेक्रेटरी लगते हैं, ठीक है। वो किसके अंडर काम करते हैं? सरपंच के अंदर और पंचों के अंडर काम करते हैं पंचायत सेक्रेटरी। अब क्या क्या काम होता है ग्राम पंचायत का? कि वही छोटी छोटी चीजें, कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, ठीक है। कलेक्ट टैक्सेस, तो छोटे छोटे जो ऑक्ट्राइड टैक्स रहते हैं उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन टाइप की, उनको इम्प्लीमेंट कराना भी हमारा ग्राम पंचायत का ही काम है, ठीक है। और उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं ग्राम पंचायत से? कि जैसे छोटे छोटे टैक्स कलेक्ट करते हैं उससे पैसे आ जाते हैं, हाउस टैक्स हो गया, मार्केट टैक्स हो गया। फिर गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम होती है, जैसे एसबीएम है, उस एसबीएम के लिए जो भी फंड आता है हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से, तो वहां से फंड आता है। और डोनेशन, चैरिटी वगैरह भी से भी ये पैसे ले सकते हैं। बस यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। अब उस विलेज के बारे में ये बताया गया है कि जब ये डिसीजन हुआ कि वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो पहले तो वो यही बोला कि फॉर द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, की जितने भी हैंडपंप्स हैं उनकी गहराई बढ़ाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसमें पूरा वाटरशेड मैनेजमेंट करेंगे, कि जो पानी है वो लेके आएंगे और जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करेंगे और चेक डैम्स बनाएंगे। जब देखो चेक डैम्स बनाया तो ऐसे से ऐसा कन्वर्ट हो गया वो विलेज, कितने साल में? सिर्फ 2 इयर्स में। तो ये दर्शाता है कि ग्राम पंचायत की कितनी ज्यादा पावर है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, किसी विलेज का कायाकल्प कर सकती है, ठीक है। और इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन आपने कई जगह देखे होंगे, अपने गांव में भी देखे होंगे, ठीक है। तो पूरे इंडिया में ही इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कॉमन है आज की डेट में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था, जैसे पंचों ने तो ये बोल, अब ये कैसे किया, क्या किया ये तो दिख गया, लेकिन ये किया कैसे पंचों ने और सरपंच ने? तो पहले तो ये डिसाइड किया कि अलोंग विद के हैंडपंप की गहराई बढ़ाने के साथ साथ हम वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम करेंगे। अब उन्होंने हेल्प किसके लिए होगी? एक होता है ऑफिसर बीडीओ, तो वो ब्लॉक लेवल पे होता है, ठीक है। पंचायती राज भी 3 लेवल की होती है, ठीक है, वो आगे आएगा। तो बीडीओ के पास गए, बीडीओ से फंड सैंक्शन कराया कि वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, उस स्कीम के थ्रू फंड सैंक्शन कराया और इन्होंने फिर इंप्लीमेंट किया। अब यहाँ पे आए 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। जो पंचायत होती है ना, वो भी 3 लेवल की होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा ग्राम पंचायत। अब ग्राम के ऊपर की भी तो कुछ होगी, ग्राम के ऊपर क्या होगा? ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक पंचायत, ठीक है। ब्लॉक पंचायत के ऊपर जनपद पंचायत भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनपद पंचायत। ब्लॉक पंचायत के ऊपर क्या होगा? जिला पंचायत, जिला परिषद आपने सुना होगा, ठीक है। तो 3 लेवल की हमारी पंचायत होती है, ठीक है। और जो भी ग्राम पंचायत का क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये ब्लॉक पंचायत सी करती है। फिर ब्लॉक पंचायत का क्या काम क्या नहीं हो रहा है, वो जिला पंचायत सी करती है। और सबके अपने अपने ऑफिसर होते हैं। जैसे ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी कौन हो गया? पंचायत सेक्रेटरी। ब्लॉक पंचायत का सेक्रेटरी कौन हो गया? बीडीओ, ठीक है। फिर जिला परिषद का सेक्रेटरी कौन हो गया? वो हो गया डीडीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं उसको। आपने देखा होगा जो स्टेट सर्विसेज में बीडीओ सिलेक्ट होते हैं, फिर वो प्रमोट होके 6-7 साल बाद, 8 साल बाद डीडीओ बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, ये अगर अपनी सर्विस कर ले 10-20 साल में, तो ये बीडीओ बन जाता है। तो ये पंचायत सेक्रेटरी अगर बहुत अच्छा काम करता है तो डिस्ट्रिक्ट का हेड बन सकता है डेवलपमेंट का, रूरल इलाके का, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है। बस इसमें यही है। अब इसमें हम ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आए इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कि भैया ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को, अगर ये क्वेश्चन आ गया हमारे यूपीएससी में कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और ये हमारे क्वेश्चन आया कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये हम आंसर करते हैं अभी, कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इन रूरल एरियाज। तो ये रूरल एरियाज में जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा, 1992 में आया था। 73rd से आए थे हमारे पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरियाज। एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आए थे? म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज, ठीक है। म्युनिसिपैलिटीज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ पीआरआई के 3 टीयर पे फोकस करेंगे, कि जैसे ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति जो ब्लॉक पंचायत होती है, और जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। ठीक है, तो ये 3 टीयर्स हैं हमारे। फिर क्या है कि ग्राम सभा का क्या रोल है, तो हमने तो उस चैप्टर में पढ़ा कि ग्राम सभा ये करती है, लेकिन अगर आपसे यूपीएससी में पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे कैसे, है ना? तो ये बहुत बड़ा वो है। तो इस तरीके से लिखोगे, छोटे छोटे पॉइंट्स में एग्जांपल दे देके, कि ग्राम सभा जो है हमारी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से स्टेब्लिश करी गई थी। दे आर द बेडरॉक ऑफ रूरल डेमोक्रेसी। उनके बहुत सारे रूल हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी काम हो रहा है विलेज में, तो उसके काम को देख रेख करना ग्राम सभा का रूल है। कि जैसे वो 600 मेंबर है ना ग्राम सभा के, अगर 1000 लोग हैं पूरे उस ग्राम में, तो 600 लोग हैं, 400 लोग क्या है 18 साल से नीचे, तो 18 साल से ऊपर 600 लोग हैं। तो ये 600 लोग जो है ना, उन 6 आदमियों का काम देख रहे हैं। 6 आदमी कौन है? एक सरपंच है, 5 पंच है। तो उन 6 आदमियों का काम ये ग्राम सभा देख रही है, ओवरसी कर रही है कि अच्छा किया है कि नहीं किया है। मान लो ये करप्ट निकले, तो ये 6 लोग सरपंच और पंच करप्ट निकले, तो ये 600 लोग ग्राम सभा में इकट्ठे होके इनको सुना सकते हैं कि भाई ये काम तुमने अच्छे से नहीं किया, करके दो हमें। ठीक है, नहीं तो हम कंप्लेंट कर देंगे किसको? ब्लॉक पंचायत को। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। और जो वेरियस एप्लीकेशंस भी हैं और प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म से कंप्लेंट कर सकते हो आप। ठीक है, लोकपाल में भी कंप्लेंट, सॉरी लोकायुक्त में भी कंप्लेंट कर सकते हो अगर किसी ने करप्शन किया है तो। फिर सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, जैसे मैंने बताया था कि बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, तो बीपीएल कार्ड जिसका बनना चाहिए उसी का बने, तो इससे क्या हो रही है? सोशल जस्टिस प्रमोट हो रही है। फिर एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड वॉइस, कि मेल में जो जेंडर हैं, मेल्स हैं, क्या उनके ही काम होंगे? नहीं, वुमन के भी काम होंगे। ठीक है, कि सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, अगर लड़कियों को जो है स्कूल में सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए, तो किसको बोलेंगी वो? जाके अपने पंच को बोलेंगी, जो वार्ड का मेंबर है। वार्ड का मेंबर बोलेगा सरपंच को, और वो सरपंच फिर आदेश देगा पंचायत सेक्रेटरी को। पंचायत सेक्रेटरी क्या करेगा? उस स्कूल में टॉयलेट लगवाएगा लड़कियों के लिए। ठीक है, फिर लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज, कि ग्राम में क्या जरूरत है? किसी में वाटर की स्कार्सिटी है, ठीक है, कहीं पे कम्युनिकेशन नहीं है, कहीं पे इंटरनेट नहीं है, ठीक है, कहीं पे सैनिटेशन प्रॉपरली नहीं है। तो जो भी गांव में कमी है, तो हर कमी को ये डिस्कस करेगी ग्राम सभा। फिर कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट प्लानिंग, तो प्लानिंग होती है कि मनरेगा में जो है क्या काम किया जाए, क्या नहीं किया जाए, वो ग्राम सभा पे ही छोड़ रखा है। फिर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे वाटर रिसोर्स है, ऐसे ही बहुत सारे और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं, लैंड हो सकती है, लैंड को कैसे मैनेज करना है। तो ये रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका मैनेजमेंट भी ग्राम पंचायत के पास आता है। फिर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी हमारी ग्राम पंचायत करती है। फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कि मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया दो कम्युनिटीज में, या फिर किसी घर में कलेश चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि सरपंच और पंच बैठते हैं, वो आपस में उस कलेश को भी रिजोल्व कर देते हैं कि यार तुम आओ, हम अपनी अपनी बात रखो, और हमने डिसाइड कर दिया, सरपंच बोलता है कि आज से ये चीज चलेगी, और वो लोग मान जाते हैं क्योंकि लोगों ने ही वो सरपंच को इलेक्ट किया है, तो उसकी एक बात का एक वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व भी हो जाता है। ठीक है, फिर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, तो उसको एजुकेशन भी करते हो, क्योंकि ग्राम सभा में सारे मेंबर्स रहते हैं 600। ठीक है, तो सारे मेंबर्स जब बैठते हैं और जो भी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो एक आदमी कुछ बोलता है तो सबको पता लगता है बेसिकली, तो ऐसे प्रमोशन भी होता है। अब बात आती है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या डिफरेंस है, उसको ऐसे लिखोगे कि ग्राम सभा क्या है? कि विलेज असेंबली है, जो भी एडल्ट वोटर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो एवरी एडल्ट वोटर लाइक अबव 18 ईयर्स उस विलेज का जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। मीटिंग क्या रहेगी? एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार तो मीटिंग रहेगी, लेकिन कितनी भी फ्रीक्वेंटली हो सकती है। क्या है इसके रूल्स? क्या है कि लोकल डेवलपमेंट नीड्स को डिस्कस करना, अपने सजेशंस देना, ठीक है, और कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है तो उसको देखना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करना, जो भी ऊपर थे वो सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर क्या है? कि ग्राम सभा की ही डिसीजन मेकिंग पावर है फाइनल, की क्या चलेगा। जैसे पार्लियामेंट हमारे कानून बनाता है ना, ऐसे ही ग्राम सभा फाइनलाइज करती है कि ये रोड बनेगी, ग्राम सभा फाइनलाइज करनी है कि यहाँ पौंड बनेगा, ग्राम सभा फाइनलाइज करनी है ये मनरेगा में इतने लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राम सभा का रोल होता है। फिर रहती है हमारी ग्राम पंचायत। क्या चीज है ग्राम पंचायत? वो है कि जिनको इलेक्ट कर रहे हो, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की जो बॉडी है, तो उसको बोलते हैं। जैसे एक सरपंच हो गया, 5 पंच हो गए।
इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, ठीक है, ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। तो ये कौन कौन से होते हैं? वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, और इनका हेड होता है एक सरपंच, ठीक है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं ग्राम पंचायत। और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग क्या होती है? मंथ में एक बार होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हो जाती है, जरूरत पड़े तो 15 दिन में हो जाती है, जरूरत ना पड़े तो 2 महीने में भी हो जाती है। अब इसका क्या है, जो भी डिसीजन ग्राम सभा ने ले लिया कि ये रोड बननी है, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करती है। फिर जो ग्राम पंचायत है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, कि विलेज फाइनेंस को रिसोर्स करने को, ठीक है, वाटर सप्लाई, प्राइमरी हेल्थ केयर, दिस दैट, है ना। और उसमें किस तरीके से डेली मर्या पे काम होगा, वो सब इसका काम है। तो अब एक एनालॉजी दी गई है कि ग्राम सभा को ना, आप ये देख सकते हो जैसे इंडियन लेवल पे पार्लियामेंट है, जो कानून बनाता है वो ग्राम सभा है, ठीक है, और ग्राम पंचायत जो है वो गवर्नमेंट है, बेसिकली जो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो बस इतना जानने की जरूरत है हमारी 6th क्लास के चैप्टर 3rd एंड चैप्टर 4th में। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगले वीडियोस के लिए वेट कीजिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, जिसमें हम रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल, एंड दिस इज इट फॉर टुडे।